हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड फर्स्ट ईयर। अनुशासन और विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंदर आज हमारा टॉपिक है अनुशासन के प्रारूप। अनुशासन के प्रारूप के अंतर्गत ही हम आज विस्तार से समझेंगे। शिक्षाविद ये मानते हैं कि छात्रों पर ना तो बहुत अधिक कठोर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और ना ही उन्हें नियंत्रण विहीन रखना चाहिए, यानी कि ना तो इतना अधिक कठोर नियंत्रण हो कि बालक को समझ ही ना सकें, अपनी बात को कह ही ना सकें, और इतना नियंत्रण विहीन भी ना हो कि उद्दंड हो जाएं। दार्शनिक विचारों के आधार पर एडम ने अनुशासन के प्रारूप के संबंध में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। इस विचारधारा में उन्होंने अनुशासन को 3 वर्गों में विभाजित किया और उसके बारे में बताया। जो 3 भाग हैं वे इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पॉइंट है दमनात्मक अनुशासन, रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, प्रभावात्मक अनुशासन, इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, तथा थर्ड और लास्ट पॉइंट है मुक्तात्मक अनुशासन। किंतु अन्य अनुशासन में भी इन्होंने थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन ये 3 जो प्रकार हैं जिसके विषय में उन्होंने बताया है वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दमनात्मक अनुशासन के विषय में। यह बालक पर कठोर नियंत्रण रखने की बात को मान्यता देता है। इस विचारधारा पर आदर्शवादियों ने बहुत अधिक बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें डंडे के जोर पर व गालियों के जोर पर अनुशासन चलाया जाता है। छात्रों के अस्तित्व को नकारा जाता है व उन्हें बोलने या तर्क करने के लिए कोई अवसर नहीं दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है, एक तरह से बालकों को प्रताड़ित किया जाता है। ये विचारधारा बालक को एक विध्वंसकारी तत्व के रूप में स्वीकार करती है। वह ये मानती है कि इस प्रवृत्ति को प्यार या दुलार से नहीं समाप्त किया जा सकता। इसके लिए उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। ये अनुशासन की उपदेशात्मक विधि डायलेक्टिक मेथड है, इसी को वे मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे प्रभावात्मक अनुशासन। इसके अंतर्गत वे कहते हैं कि अनुशासन का ये प्रारूप प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के ही अनुरूप है। प्रगतिवादी या प्रगतिवाद या प्रयोजनवाद यही मानता है कि छात्रों पर अनुशासन रखने हेतु अध्यापक को स्वयं अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि बालक अध्यापक को अपना आदर्श मानता है और वह उसी का अनुकरण करता है। इनके अनुसार अनुशासन स्थापित करने की महत्वपूर्ण विधि अनुकरण विधि होती है। अनुकरण विधि से बालक ठीक प्रकार से सीख सकता है। इसी कारण यही माना जाता है कि जैसा अध्यापक वैसा छात्र, एज ए टीचर एज इज द टीचर सो इज द स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे मुक्तात्मक अनुशासन। अनुशासन की इस परिकल्पना को प्रकृतिवादी विचारकों ने प्रस्तुत किया। वह ये मानते थे कि छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि छात्र पर बहुत अधिक अंकुश लगेगा तो वह विरोधी या फिर विद्रोही हो सकता है। उसे स्वक्रिया द्वारा अनुशासन सीखना चाहिए। यह अनुशासन में अनुभव के सिद्धांत यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पर बल देते हैं। आगे हम देखेंगे इसी आधार पर अनुशासन के साधन कौन कौन से साधन अपनाए जाएं जो कि अनुशासन बना रहे। जैसा कि बताया जा चुका है कि वर्तमान परिवेश में अनुशासन थोपी हुई प्रक्रिया। फिर से देख लेते हैं अनुशासन के साधन यानी कि मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। जैसा कि बताया जा चुका है कि अनुशासन थोपी हुई प्रक्रिया नहीं है। आचार व्यवहार में जो है निरंतर परिवर्तन करते हुए दिशा यानी कि सही जो दिशा होती है उसी को और उन्मुख करना या उसी दिशा में मोड़ना एक अनुशासन की प्रक्रिया है। अब ये प्रश्न उठता है कि कौन से माध्यम हैं जिनसे विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। तो इससे वास्तविकता ये है कि प्रत्येक विद्यालय का वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है और अनुशासन हेतु कौन सा माध्यम अपनाया जाए ये 2 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहली बात है विद्यालय परिवेश का ज्ञान। प्रथम तो विद्यालय परिवेश का ज्ञान हुआ और दूसरा द्वितीय
वह क्षेत्र जिसमें अनुशासन की आवश्यकता है। शिक्षाविद ये मानते हैं कि अनुशासन का आधार प्रेम, विश्वास व सद्भावना होनी चाहिए और अनुशासन का दायित्व किसी विशेष वर्ग या समूह का नहीं है, वरन ये एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। जहाँ तक संभव हो अनुशासन में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु इसका ये आशय नहीं है कि दंड का प्रयोग अनुशासन में वर्जित है। दंड का उद्देश्य प्रताड़ित करना नहीं होना चाहिए, वरन सुधार हेतु ही दिया जाना चाहिए। कभी कभी छात्र अनुशासित इस कारण भी नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ उसे अनुशासित होने के लिए बाध्य करती हैं। यदि ऐसा है तो अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए और समय समय पर छात्रों को अनुशासन में रहने के लिए उन्हें अनुशासन के महत्व से भी परिचित कराया जाना चाहिए। अनुशासन रखने हेतु अध्यापक को जिन साधनों का प्रयोग करना चाहिए वे इस प्रकार से हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सकारात्मक साधन तथा नकारात्मक साधन। सकारात्मक साधन के अंतर्गत आते हैं पुरस्कार, नैतिक शिक्षा, स्वानुशासन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, विद्यालय के नियम व परंपराएं, बाहरी प्रभाव पर नियंत्रण, पारस्परिक सहयोग, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। नकारात्मक साधन के अंतर्गत आते हैं दंड, उदासीन व्यवहार, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक साधन, जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट है पुरस्कार यानी कि रिवार्ड। अनुशासन स्थापित करने में पुरस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम कोई अच्छा कार्य जब भी करते हैं और उसके लिए हमें उचित प्रोत्साहन मिलता है तो बार बार उस कार्य को करने हेतु स्वतः ही प्रेरित होते हैं। पुरस्कार के माध्यम से हम छात्रों के अंदर प्रतियोगिता की भावना का भी विकास करते हैं, क्योंकि पुरस्कार लेने से जो छात्र हैं उनके अंदर किसी भी कार्य को और अच्छी प्रकार से करने की भावना इस तरह से जागृत हो जाती है, जिससे छात्रों के अंदर प्रतियोगिता की भावना का भी विकास होता है। पुरस्कार लेने की इच्छा छात्रों को अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। पुरस्कार कर्तव्य परायणता की ओर भी उन्मुख करता है। बालक कर्तव्य परायण बनते हैं। जब किसी भी छात्र को पुरस्कार मिलता है तो उसे आत्मगौरव का अनुभव होता ही है, साथ ही उसके अभिभावकों को भी उन पर गर्व होता है। पुरस्कार पाने की इच्छा छात्रों के अंदर लगन और परिश्रम की भावना को भी विकसित करती है, परंतु पुरस्कार को यदि सही ढंग से स्वीकार नहीं किया गया तो उससे कुछ हानियां भी हो जाती हैं। पुरस्कार कभी कभी छात्रों के मन में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के भाव भी उत्पन्न कर देता है और यह प्रतिस्पर्धात्मक भावना छात्रों में ईर्ष्या, द्वेष व जलन को बढ़ा देते हैं। जिन बालकों को कभी भी पुरस्कार नहीं मिलता उनके मन में हीन भावना ग्रंथि जन्म ले लेती है, व जिन्हें प्रायः पुरस्कार मिलता है उनके मन में उच्च भावना ग्रंथि जन्म ले लेती है। पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा कभी भी गलत कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे बालक के मन में लालच, प्रलोभन आदि अस्वस्थ भावनाएं विकसित होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी कोई प्रतियोगिता करवाई जाती है और अच्छा लेखन कार्य करने को कहा जाता है तो कभी कभी बालक कहीं की भी नकल कर लाते हैं। यदि हम पुरस्कार के द्वारा छात्रों के मन में अनुशासन के प्रति आस्था बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अनुशासन के नियमों के अनुरूप ही पुरस्कार नीति को अपनाना होगा। पुरस्कार की संख्या एक पर्याप्त सीमा में होनी चाहिए। बहुत अधिक पुरस्कार देने से पुरस्कार अपना महत्व व गरिमा खो देते हैं। दूसरे बहुत महंगे पुरस्कार नहीं दिए जाने चाहिए। तीसरे पुरस्कार देने में निष्पक्ष व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सामूहिक पुरस्कारों की संख्या व्यक्तिगत पुरस्कारों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। सभी छात्रों को ये पता होना चाहिए कि जो पुरस्कार जिन छात्रों को दिया जा रहा है वह क्यों दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि छात्रों को नैतिक शिक्षा के माध्यम से सही, गलत, अच्छा या बुरा, उचित अनुचित का ज्ञान कराया जाए, जिससे उन्हें ये पता चलता रहे कि उनके लिए ठीक आचरण कौन सा है और वह उसी का अनुपालन करें। यदि प्रतिदिन नैतिकता की बातें छात्रों को बताई जाएंगी तो उनका प्रभाव छात्रों पर अवश्य ही पड़ेगा।
परंतु इन बातों के द्वारा यदि हम विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं तो यह सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक होना चाहिए, क्योंकि जिन बालकों को नैतिकता की बातें बताई जा रही हैं तो बताने वाले के अंदर भी नैतिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ तो व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं तो बालक उन नैतिक बातों को सीरियसली कभी भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट है स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन की आधुनिक विचारधारा ये मानती है कि अनुशासन कोई बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है, वरन इसका संबंध हमारी अंतर्निहित भावनाओं से होता है। हमारे अपने मन पर स्वतः ही नियंत्रण करना होता है। यदि हम किसी के कहने पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तो जब तक उस व्यक्ति का प्रभाव हम पर है हमारा व्यवहार नियंत्रित रहेगा, और उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में हमारा व्यवहार नियंत्रित भी रह भी सकता है और अनियंत्रित भी रह सकता है। परंतु जो अनुशासन हम अपनी स्व इच्छा से मानते हैं वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है और हम सदैव ही उस पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं। इस कारण ये आवश्यक है कि छात्रों के अंदर अनुशासन में रहने की स्व प्रेरणा उत्पन्न की जाए। स्व प्रेरणा होगी तो बालक स्वतः ही अनुशासित रहेंगे। उन्हें बातों में बांधना या फिर उन्हें उपदेश देने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है पाठक सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। शैक्षणिक क्रियाओं के दौरान छात्र प्रायः अपनी कक्षा तक सीमित रहकर मानसिक क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। अनुशासन सिखाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि छात्रों को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, बल्कि न सिर्फ अवसर ही प्रदान किए जाएं वरन क्रियाओं को आयोजित करने या आयोजित भी छात्रों के सहयोग से ही किया जाना चाहिए। ये क्रियाएं सहयोग, सहनशीलता, अभिव्यक्ति व दूरदर्शिता का विकास करती हैं और अनुशासन को बनाए रखने में अपना सक्रिय सहयोग देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।